हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार। दरअसल आज 25 दिसंबर है और आपको मालूम है कि भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े शख्सियत या महापुरुष स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है। और आपको मालूम है कि 25 दिसंबर 1924 को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और उनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के वो धुरंधर राजनेता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे राजनेता हुए हैं जिन्हें जनता के नब्ज को पकड़ने की कला मालूम थी। उनमें से एक पंडित नेहरू, दूसरे मिसेस गांधी यानी इंदिरा गांधी और तीसरे जो व्यक्ति थे वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और चौथे जो व्यक्ति हैं जो वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी है। दोस्तों, उनका एक कविता है, मैं उन्हें कोट करना चाहूँगा आज के डेट में। हर चुनौतियों में दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव खबरों के बाहों में मेहमान है। अब तूफान का तेवर करे तन गई, मौत से ढल गई, मौत से ढल गई। स्वर्गीय अटल जी सामाजिक राजनीतिक जीवन में अपना एक अमिट छाप छोड़ते हैं। मैं उनका एक वाकया बताता हूं कि जब करगिल की लड़ाई हो रही थी, आपको मालूम है कि उन्होंने दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू किया। उनका मानना था कि पड़ोसी नहीं बदले, दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। स्वाभाविक बात है, ये बात भी सत्य है। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो जितने नरम स्वभाव के थे उतने भी वो कड़े स्वभाव के भी थे, क्योंकि उनका मानना था कि वक्त के साथ इंसान की फितरत में बदलाव आना स्वाभाविक परिणति है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो व्यक्ति जीवन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, दुनिया उसको जीने नहीं देगी। जहाँ जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से ढल जाना। उनका एक और कोटेशन है जो बहुत ही, मैं समझता हूँ, बहुत बेहतरीन है। राजनीतिक स्टेटमेंट है उनका कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये उनका स्टेटमेंट है राजनीति को लेकर। जब पाकिस्तान वालों ने बार बार कहा कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है, तो इस पर स्वर्गीय अटल ने कहा कि देखो, हमारा नो फर्स्ट यूज का पॉलिसी है। हम पहले किसी पर न्यूक्लियर बम से वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करता है, ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास करता है, तो कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा और पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। आपको मालूम है दोस्तों कि पोखरण में जब परमाणु परीक्षण किया गया, एक साथ 5 परीक्षण किए गए थे, आपको पता होना चाहिए। अभी तक लोग जानता है कि एक परीक्षण, बिल्कुल नहीं। पोखरण में 3 दिन के अंदर में 5 परीक्षण, परमाणु परीक्षण किए गए थे। और ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय अब्दुल कलाम, इन दोनों की बहुत ही कारीगरी केमिस्ट्री थी, दोनों के बीच में कमाल का केमिस्ट्री था और दुनिया देखती रह गई। हम 5 परमाणु परीक्षण किए, उसमें हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण था। आपको पता होगा दोस्तों कि उस समय अमेरिका पूरी दबाव भारत पे बनाया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं अपने राष्ट्र, अपने हित, हमारा 2 पड़ोसी परमाणु बम लेके बैठा हुआ है, हम कब तक हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी।
इतनी साहस, इतना जो हिम्मत है, राजनेताओं में बहुत कम देखा गया है आज़ादी के बाद से, अगर देश में देखा जाए तो। अक्सर हम लोग दूसरे देशों के साथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं अपने सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की एक अलग अलग शख्सियत थी, जो काफ़ी नरम स्वभाव भी रखते थे, लेकिन अपनी सख्ती भी उन्होंने इसी प्रकार से दिखाई है। उन्होंने, उनके जीवन का कुछ ऐसे तत्व हैं जो काफ़ी रेलेवेंट हैं। मैं चाहूँगा कि वो 5-6 ऐसे विचार हैं उनके जो कि सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में काफ़ी रेलेवेंट है, और उसका हम सबको अनुश्रवण करना चाहिए। देखिए, बुजुर्गों का जो कर्म है, जो सजा प्रोग्रेसिव है, उनका अनुश्रवण आने वाले पीढ़ी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो कह दिए यार ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐसे सामान्य तौर पर ये सोच रहती है इंसान की। आपको मालूम होगा, ऐसा समाज, ऐसा परिवार कभी विकास नहीं कर पाता है जो अपने बुजुर्गों का कदर नहीं करता। हमारे देश में प्राचीन काल से इसकी एक विरासत रही है, संस्कृति के, मतलब हमारे मानव जीवन, हमारा जो दैनिक जीवन है, उसकी संस्कृति में रच बस गया है अपने बुजुर्गों का सम्मान करना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज के डेट में, एट प्रेजेंट टाइम में, आज की युवा पीढ़ी अपने आप को ज़्यादा काबिल समझती है और बुजुर्गों को तिरस्कृत किया जाता है। क्या बुजुर्गों का तिरस्कार करके आप सुखी रह सकते हैं, या आपका विकास किया जा सकता है? आप अपना विकास खुद कर सकते हैं? अगर आप ये मानते हैं कि बुजुर्गों का तिरस्कृत करके, बुजुर्गों को वैल्यू ना दे करके आप अपना विकास कर लीजिएगा, तो याद रखिए ये आपका वहम है। किसी कीमत पर यह संभव नहीं हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी का विश्वास सदा एकजुटता में रहा है, चाहे फिर देश की एकता की बात हो या फिर परिवार की एकता। वे इसे सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी लाभकारी मानते थे, और यही कारण है कि उनकी नज़र में संयुक्त परिवार की व्यवस्था बेहतर रही है। उनके कुछ विचार हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमें आने वाले पीढ़ी को सीखना चाहिए। इतिहास ने, वो कहते हैं कि इतिहास ने, भूगोल ने, परंपरा ने, संस्कृति ने, धर्म ने, नदियों ने हमें आपस में बांधा है। इतिहास सिर्फ बीती कहानी नहीं है, इतिहास हमें भविष्य का रास्ता दिखाता है। इतिहास हमें पुराने जो राह है, जो गलत राह है या सही राह है, ये जजमेंट करने की सीख देता है। हम अपने इतिहास से सीखकर भविष्य की तरफ अगर कदम उठाते हैं तो हमारा मार्ग कम जोखिम भरा होगा। ऐसा नहीं कि जोखिम भरा नहीं होगा, लेकिन कम जोखिम भरा होगा। दूसरी बात, भूगोल जो है किसी भी क्षेत्र का ज्योग्राफी वहाँ के रहन सहन, संस्कृति और परिवेश को दर्शाती है। जब हम एक संस्कृति मतलब एक ही संस्कृति के बड़े भाग में जब हम रहते हैं और अन्य संस्कृतियाँ एक साथ आके जुड़ जाती है, यानी कि कई संस्कृतियों का समावेशन जब एक साथ मिलता है तो सभ्यता कहलाती। अर्थात सभ्यता में कई संस्कृतियों का वास है, जो उसमें कुछ कॉमन कंटेंट होते हैं जिसके आधार पर हम सभ्यता का नाम देते हैं। उस सभ्यता, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में सिंधु सभ्यता का नाम काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी रेलेवेंट है। सभ्यता में कई सारी संस्कृति हैं। आपने देखा होगा जोरवे संस्कृति इत्यादि का नाम सुना होगा इतिहास के पन्नों में। आप ये जानिए कि एक क्षेत्र में, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन जितना लंबा एरिया था उसका, क्या एक ही तरीके का उसका संस्कृति थी? बिल्कुल नहीं थी। एक क्षेत्र में अलग रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा
किसी बगल के क्षेत्र में अलग रहन सहन खान, उत्तर में अलग तो दक्षिण में अलग, पूरब में अलग तो पश्चिम में अलग, लेकिन सब में कुछ ऐसे कॉमन तत्व थे जो कि भारतीय संस्कृति को एक सभ्यता के रूप में दर्शाने में मदद देता है। वो था मानवता, वो था बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का सम्मान करना, वो था हमारी मौलिकता, अनेकता में एकता की पर जो व्यवस्था थी, वो हमारे जो नैतिक विचार थे वो सब बराबर था। यही कारण है कि विभिन्न संस्कृतियों में पले बढ़ने के बावजूद भी हम एक भारतीय सभ्यता में रह रहे हैं। और यही बात उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि इतिहास ने, भूगोल ने, है ना, और परंपरा ने, परंपरा वही संस्कृति, रहन सहन, विचार, मौलिकता, संस्कृति, ये सारी परंपरा है। और संस्कृति ने धर्म, धर्म का मतलब यहाँ वो धर्म नहीं है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। धर्म का मतलब नैतिकता से जोड़ा जाता है, कर्म से जोड़ा जाता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये रामायण में तुलसी दास जी ने भी कहा है। तो धर्म का मतलब है नैतिक कर्म से, और भारत में प्राचीन काल से नैतिक कर्म का एक अलग पराकाष्ठा रहा है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। इसी के संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है। और नदियों ने, नदियों को पवित्रता के नज़र से देखा गया है हमारे समाज में। हमारे समाज में नदियों को पवित्रता के नज़र से देखा गया है, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, यमुना हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, है ना, महानदी हो, ये सारे नदियों को हम एक पवित्र बंधन के रूप में देखे हैं। विभिन्न, जैसे गंगा में या उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन में जो चढ़ाव होता है, लोग जाते हैं नहाने। गंगा में जो चढ़ाव होता है वो जाते हैं लोग नहाने। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य बेसिकली क्या होता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्र से लोग वहाँ आते हैं, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम की बरसात वहाँ आपको नजर आएगा। कोई किसी को नहीं जानता है कि कौन कहाँ से आया। अच्छा, कहाँ से आए हैं? तो आप असम से आए हैं, कोई कहेगा हम गुजरात से आए हैं, कोई कहेगा हम पंजाब से आए हैं, कोई कहेगा बिहार से आए हैं, कोई कहेगा झारखंड से आए हैं। लेकिन आपसी प्रेम इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे की सामान की रक्षा तक करने लगते हैं। यही तो बात है जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि नदियां हमें आपस में जोड़ती है। जिस प्रकार से नदियों का संगम होता है, नदियों के संगम के स्थान पर मनुष्य के विचारों का संगम हो रहा है। ये बात समझने की जरूरत है। आज की जो शिक्षा पद्धति है वो किताबों में सिमट के रह गई है। विचार जो है आपका वो थिंकिंग बेस्ड पे नहीं है, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड पे है। तो इंफॉर्मेशन का शिक्षा सिर्फ डिग्रीधारी होगा, और थिंकिंग बेस्ड जो है, सोचने की आधार पर जो शिक्षा ग्रहण किया गया है, या ऐसा शिक्षा ग्रहण किया गया है जो सोचन शक्ति को विकसित करता है, वो समाज और परिवार को जोड़ता है। दुर्भाग्य है कि आज के डेट में एकल परिवार की परिकल्पना, हम और हमारे बच्चे, माँ बाप चूल्हा में गए, ये विचारधारा जो है ये एक दिन बर्बाद करेगी। याद करो कि आज तुम जिस माँ बाप को कदर नहीं कर रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे क्या तुम्हें कदर करेंगे? कभी इस बात को सोचो। ये एकल परिवार की परिकल्पना के खिलाफ थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसलिए उन्होंने कहा, इतिहास, भूगोल, परंपरा, संस्कृति और धर्म, साथ ही साथ नदियों ने हमें आपस में बांधा है। ये इनका एक विचार हुआ। मैं उनके विचारों पे आधुनिक जो दृष्टिकोण है और उसके साथ क्या तारतम्यता होनी चाहिए और क्या बदलाव समाज में आया है, ये बदलाव का दृष्टिकोण कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम दर्शाने के लिए आपके समक्ष कुछ अपने विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं। और आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा कह रहा है, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का जो विचार है, संयुक्त परिवार की प्रणाली सामाजिक सुरक्षा का सुंदर प्रबंध था जिसने मार्क्स को भी मात कर दिया। देखिए, मार्क्स जर्मन मूल का वैज्ञानिक था जो ब्रिटेन में रहता था, और वो मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग की बात कही है।
मार्क्स जो है वो ऐसे वर्ग की बात कही है जो दबा है, कुचला है, जिस पर किसी की नजर नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी का कहना है कि जब परिवार में एकता होगी, संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली की परिकल्पना होगी, तो समाज में भी उसी प्रकार का विचारधारा पनपेगा। जब उस प्रकार का विचारधारा पनपेगा तो कोई समाज में अछूता नहीं रहेगा, और अछूता नहीं रहेगा तो वहाँ मार्क्स की जरूरत ही नहीं है। यही कारण है कि भारत में मार्क्स कभी सफल नहीं हो पाया, या भारत में मार्क्स की जो विचार है वो कभी सफल नहीं हो पाया है। उसका रीजन क्या है? वो यही रीजन है क्योंकि भारत की संस्कृति में, पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था में, है ना, मार्क्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्योंकि मार्क्स जिस बात को वो कह रहा है उससे बेहतर व्यवस्था हमारे समाज में ऑलरेडी निहित है। वो अलग बात है कि 21वीं शताब्दी में हम विकास के नाम पर समाज टूटता जा रहा है, और पैसे के लालच में हम व्यक्ति की प्रधानता को समाप्त कर रहे हैं। हमारे समाज में प्राचीन काल से व्यक्ति की प्रधानता पर फोकस करती रही है, और व्यक्ति की प्रधानता को समाज की प्रधानता के साथ जोड़ के देखा जाता रहा है। क्योंकि व्यक्ति प्रधान तब है, व्यक्ति का महत्व तब है जब समाज है। समाज ही नहीं है तो व्यक्ति का अस्तित्व कहाँ है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम कह रहे हैं, लेकिन हम अकेला रहने पर विवश हैं, या फिर लाचार हैं, या फिर हम ऐसे दंभ में जी रहे हैं कि मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा। हम दूसरी तरफ हम पढ़ भी रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कितनी विडंबना है बातों में, आप आश्चर्य कीजिए कि मनुष्य जब सामाजिक प्राणी है तो समाज में वो रह कहाँ रहा है? वो तो अकेला जीवन जी रहा है, पति पत्नी बच्चे, यही तो जिंदगी है। ये समाज के लिए ऐसे ही समाज जब ब्रिटेन का हुआ तब मार्क्स की उत्पत्ति हुई। अब मार्क्स ने अपने विचार को, लोगों को द्वेलित किया अपने विचारों से। भारत में ऐसा समाज रहा नहीं है, भारत में ऐसा समाज रहा ही नहीं है, और यही कारण है कि मार्क्स की विचारों से बेहतर विचार हमारे समाज में रहा है, क्योंकि ज्वाइंट परिवार की परिकल्पना हमारे समाज की विशेषता रही है ना। इसलिए कहा जाता है कि सामाजिक जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि संयुक्त परिवार की प्रणाली सामाजिक सुरक्षा का सुंदर प्रबंध है। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, है ना। सामाजिक सुरक्षा में संयुक्त परिवार का बेहतरीन योगदान है। अगर परिवार जहाँ परिवार अगर ज्वाइंट नहीं है तो वहाँ सामाजिक सुरक्षा का चुनौती आता है। वहाँ एक दूसरे से इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि सब एक दूसरे को, चूंकि व्यक्ति अपने हित के बारे में सोच रहा है, परिवार और समाज के हित से उसको मतलब नहीं है। तो व्यक्ति जब अपने हित के बारे में सोच रहा है तो उसको सिक्योरिटी कौन देगा? जब हम किसी के बारे में सोचेंगे तब ना हमारे लिए कोई सोचेगा। लेकिन यहाँ पे है नहीं ऐसा। आज की 21वीं शताब्दी के भारतीय समाज में, है ना, यूरोपियन समाज में जो 18वीं 19वीं शताब्दी में आई थी विडंबना, एकल परिवार और सामाजिक सुरक्षा की भावना चुनौती के रूप में उभरी थी, वो आज भारत में उभर रही है 21वीं सदी में, कि लोग परिवार में अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, माँ बाप का कोई स्थान नहीं है। तो बताइए कि आप जब माँ बाप का स्थान नहीं दीजिएगा अपने परिवार में तो आपका बच्चा आपको क्या देगा? सोचिए, आपसे भी विघटन स्थिति, आपसे भी बुरे स्थिति में आप अपने माता पिता से भी बुरे स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे उस उम्र में जाकर। कभी इस बात का ख्याल है? तो समाज में सिक्योरिटी का चुनौती कब आया? जब आप परिवार से टूटकर अलग होने लगे। एकल परिवार सामाजिक चुनौती को, सामाजिक जो सुरक्षा है उसके लिए एक चुनौती है, और उस चुनौती में जब आप किसी को साथ नहीं दीजिएगा तो आपका साथ कौन देगा? और स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि हम चाहते हैं कि नहीं हमारा साथ दे लोग, लेकिन हम किसी का न दें। ऐसे कैसे संभव है? जब आपका कोई साथ देगा बुरे वक्त पे तो आपसे भी तो उम्मीद वो करेगा। अगर नहीं अगर आप उसका साथ दीजिएगा तो फिर आपका साथ देने का उसका कोई राइट नहीं बनता है, और आपको भी अधिकार नहीं बनता है कि उसका आप दोबारा साथ मांगे। आप नैतिक रूप से पतनशीलता के कगार पे जा रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा ये चीज़। तीसरा जो उन्होंने कंटेंट कहा है अटल बिहारी वाजपेयी की जो शब्द हैं,
समता के साथ ममता, अधिकार के साथ आत्मीयता, वैभव के साथ सादगी नव निर्माण के प्राचीन आधार स्तंभ है। हम आपको बारी बारी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो कहना क्या चाहते हैं। समता के साथ ममता, देखिए जहाँ समानता है, जहाँ एकता है, वहाँ ममता है, विचार है, भाव है, एक दूसरे के प्रति करुणा है। जब समाज विखंडित हो रहा है, समानता घट रही है, तो ममता कहाँ से आएगा? विचारधारा में परिवर्तन, विचारधारा में विच्छेद तो साफ नजर आ रही है ना। समता, इक्वलिटी में मोरालिटी है, ममता है। इक्वलिटी है ही नहीं तो ममता कहाँ से आएगा, करुणा कहाँ से आएगा? आदमी स्वार्थ के आंधी में तो अपना जूझ रहा है, उसको क्या पता कि हाँ हमको किसी से क्या मतलब है। तो ममता का घट जाना, यानी समाज में जैसे ही समाज में समता घटा, यानी कि जो इमोशन है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, वो घट जाएगा। जैसे ही समाज में इमोशन घटेगा दोस्तों, स्वाभाविक बात है सामाजिक सुरक्षा एक चुनौती बन के उभरेगी। अब दूसरा उन्होंने क्या कहा? अधिकार के साथ आत्मीयता। अगर हम पावरफुल इंसान हैं, हमारे पास दौलत है ना, तो हम आत्मीयता को न भूलें। आत्मीयता का मतलब वही विचार है, किसी को अपने साथ जोड़ के आत्मभाव के साथ पेश आना। अच्छा, तुम्हारे पास दौलत है, इसका मतलब थोड़ी है कि तुम किसी को तिरस्कृत करते रहो। ये अधिकार तुमको न प्रकृति ने दिया है, न समाज ने दिया है। अगर सामाजिक बात करते हो तो समाज थोड़ी कहता है कि किसी को तिरस्कृत करते रहे। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ इसलिए तो कहा है कि अधिकार के साथ आत्मीयता होनी चाहिए। अगर आपके पास, आप अगर अधिकारी हैं, आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि आपके दरवाजे पे जो आएगा न्याय मांगने, उसके साथ अन्याय किया। गांधी का स्टेटमेंट है, इस मामले में गांधी से प्रभावित नजर आते हैं। गांधी कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का अगर हम सही तरीके से निर्वहन करेंगे तो हम अपने अधिकार को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा अधिकार स्वयं मिल जाएगा। यही बात वो तो कह रहे हैं, अधिकार के साथ आत्मीयता कर्तव्य से जोड़ के देखा जाना चाहिए। यहाँ पे अगर आप कर्तव्य सही करेंगे, सामाजिक स्तर पे पॉजिटिव कर्तव्य हो आपका, नैतिक रूप से प्रबल हो आप, तो आपको अधिकार मांगने की क्या जरूरत है? आपका प्रतिष्ठा समाज में तो ऑटोमेटिक बनेगा। जब आप अपना अधिकार सिर्फ मांगते हैं और कर्तव्य नहीं निर्वहन करते हैं, तब वहीं पे आपको अपने अधिकार को मांगना पड़ता है। और अधिकार मांगने का मतलब जानते हैं, वो अधिकार मांगना नहीं है, लोग आपको बेइज्जती भरे डर के मारे, आपके पास दौलत है तो डर से इज्जत देंगे, वो भाव से नहीं इज्जत दें, आत्मीयता की दृष्टि से इज्जत नहीं देंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि वैभव के साथ सादगी। अगर आपके पास दौलत है तो दौलत वो नहीं, दौलत वाला व्यक्ति कभी भी ध्यान रखना, जितना भी अमीर व्यक्ति है या फिर एजुकेशन रूप में पर समृद्ध व्यक्ति है, वह कभी भी गुरूर नहीं करता है। उसके पास दौलत है तो दौलत का वो, देखिए हमारे समाज में प्राचीन काल से कहा गया है अर्थ परमार्थ के लिए है। तो अर्थ परमार्थ का मतलब होता है, अर्थ मतलब रुपया, परमार्थ मतलब समाज की सेवा। तो ऐसा नहीं है कि रुपया कमा के सब उड़ा दिया जाए समाज में, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब है कि जो आप बिजनेस, इसी को ट्रस्टीशिप मॉडल कहा है गांधी ने। ट्रस्टीशिप का मतलब है कि जो आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, जिसमें गरीब गुरगा लोग काम कर रहा है, मजदूर काम कर रहा है, उसके कल्याण के लिए भी सोचना, यही अर्थ परमार्थ है। जब आप उसके मतलब मजदूरों के कल्याण के लिए काम कीजिएगा, यही तो सादगी है। आप अपने चले एकदम BMW में और गरीब आदमी बेचारा नंगे पांव चल रहा है, तो ये तो सादगी नहीं है ना, ये तो घमंड है, ये अहम है। यही बात वो कहते हैं कि वैभव के साथ, वैभव मतलब उत्कृष्टता, आपके पास धन दौलत शोहरत हो, अच्छी बात हो कमाइए आप, लेकिन आप जो है सादगी के साथ रहिए। ऐसा नहीं कि आज हमारे पास 50 रुपया हमने कमाया तो एकदम पूरा लैस लिफाफे के साथ जी रहे हैं, कल 5 रुपया भी ना आए तो क्या होगा। कहावत आप जानते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए।
इसी बात को गांधी ने कहा है। गांधी ने ये बात कही है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही दोहन करना चाहिए जितना कि हमारी आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता हो। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, न्यूनतम आवश्यकता हो। जैनिज्म ने भी इसको यही कहा है। जैनिज्म में महावीर जैन ने भी अपने विचारों में इसी प्रकार की व्यवस्था को, समाज को अपनाने को प्रेरित किया है कि हमें संसाधनों का इस्तेमाल न्यूनतम करना चाहिए। लेकिन हम उपभोक्तावादी हैं, हम चाहते हैं अधिक से अधिक संसाधनों का उपभोग कर लें और वो हमारी वैभवता का कारण बने। हम जितना अधिक से अधिक वस्तु का उपभोग करेंगे, हम उतना ही ज़्यादा गुणवान और प्रभावशाली समाज में कहलाएंगे। पावर जो मिलता है, राजनेता हों या अधिकारी हों या कोई भी हो, उस पावर का मिसयूज होता है, धौंस जमाया जाता है कमजोर वर्ग पे या अन्य वर्ग पे। तो ये बिल्कुल नहीं, ये यही तो कहते हैं, अगर ये नहीं है तो फिर नवनिर्माण कैसे हो सकता है? समता के साथ ममता, अधिकार के साथ आत्मीयता और वैभव के साथ सादगी, ये नवनिर्माण के प्राचीन आधार स्तंभ है। किसी व्यक्ति को अपने आप को रिनोवेशन करना चाहता है, अपने आप को एक आगे ऊंचाई पर देखना चाहता है, तो उसे सबसे पहली बात किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अधिकार के साथ साथ आत्मीयता की भाव होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास अधिकार है, इसका मतलब थोड़ी है कि मानवीय गुण को भी हम भूल जाएं। वैभव के साथ साथ सादगी होनी चाहिए। यानी हमारे पास दौलत है, इसका मतलब थोड़ी है कि हम सबको तिरस्कृत करते रहें। हमारे पास सबको, ठीक है, भगवान ने मुझे दिया है, इसका मतलब थोड़ी है कि उसको नहीं देगा, वो भी मेहनत करेगा, वो भी कल के डेट में वो प्रॉपर्टी ले सकता है, धन संपत्ति उसके पास आ सकती है। तो कहने का मतलब है कि सादगी होना चाहिए, तब हम समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं, तब हम समाज में हमारा स्थान बनता है। यही तो नवनिर्माण है। इंसान का जो नया उत्कर्ष होता है वो क्या होता है? यही तो होता है। चौथा उनका विचार है, सामाजिक समता भी चाहिए और सामाजिक समरसता भी चाहिए। सामाजिक समता तो है ही है, लेकिन समरसता भी चाहिए। मतलब समाज में सबके साथ मिल के काम करना, छुआछूत के भावना से दूर हट के काम करना चाहिए, है ना। समरसता, सबका सम्मान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारा देश कई जाति, धर्म, मजहब, पंथ में बटा हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। इसका रीजन क्या है? हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, यही समरसता है। जब हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो समरसता काएगा, है ना। समरसता है ही नहीं। समरसता इसलिए है क्योंकि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्रतिष्ठा है हमारी इसी में है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी हमारे दरवाजे पे आए तो हम उसका सम्मान करें, क्योंकि हम उस गरीब व्यक्ति का इज्जत नहीं कर रहे हैं, हम अपने दरवाजे का इज्जत कर रहे हैं, हम अपनी प्रतिष्ठा को समाज में बढ़ा रहे हैं। अगर आप किसी का सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो है अपनी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ा रहे हैं, उसको नहीं दे रहे हैं। ये बात समझ, ये समझ जब व्यक्ति के अंदर नहीं है तो ये तो दुर्भाग्य की बात है ना। समाज है ही नहीं, फिर एकल परिवार है, स्वार्थ की जीवन है, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। गीता भी यही कहता है, समाज जब आपके पास नैतिक मूल्य नहीं है तो इसका मतलब ही कुछ नहीं है। इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है इनका, पांचवा जो विचार है, वो कह रहे हैं कि भारत के लोग, वो संविधान के संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी का विचार है कि भारत के लोग जिस संविधान को आत्मसमर्पित कर चुके हैं, उसे विकृत करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। देखिए, भारत के संविधान को अपनाते समय 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया, मतलब एडॉप्ट किया गया, और पूर्णतः उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये दो डेट हैं बन के तैयार, चूंकि जिस दिन हुआ तो कुछ उसके अंश जो है 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया, इसलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, मनाया जाने लगा ये हाल फिलहाल 2016 आसपास में। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया पूरी तरह से, चूंकि 26 जनवरी को, है ना, 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता घोषित करने का नारा 1929-30 में लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने दिया था। उसी याद में 26 जनवरी को ही एक सवाल यहाँ उठता है कि 26 नवंबर को जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो फिर हमें 26
जनवरी तक का इंतजार करना क्यों पड़ा? तो उसका जवाब यही आता है, चूँकि पंडित नेहरू ने उसे पहला 26 जनवरी 1929 को, ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये निर्णय लिया था कि 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, तो इसलिए इसी याद में वहाँ पे ये मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः एडॉप्ट किया गया। तो भारतीय संविधान को अगर आप देखिएगा तो उसका पहला जो प्रियम्बल है उसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। बात साफ है कि हम भारत के लोग का मतलब है कि जो संविधान हम अपना रहे हैं सब भारत के लोग मिलकर अपना रहे हैं। यानी कि भारतीय संविधान का जो स्वरूप है, मूल आत्मा किसमें है? भारत की जनता में है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहाँ है? भारत की जनता में है ना। स्रोत कहाँ है? भारतीय की जनता में है। यहाँ ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं कि जिस संविधान को भारत के जनता ने आत्मा से अर्पित किया है, आत्मसमर्पित कर चुके हैं, है ना, उसे विकृत करने का अधिकार कोई किसी को नहीं है। यानी संविधान सभा में जिस संविधान को बनाया गया वो उस समय के भारतीय जनता की आवाज़ थी और आज भी भारतीय जनता की आवाज़ है। इसलिए हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा गया है, क्योंकि समाज में हमारे देश के साथ साथ कई देश आज़ाद हुए। लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग 30-35 देश आज़ाद हुए और आपको मालूम होगा कि कई देशों में कितने संविधान बदल चुके हैं। आप अपने देश के बगल में हमारा छोटा सा देश है पड़ोसी नेपाल, उसको देख लीजिए। 2008 में संविधान बनने की बात हुई और 2008 के बाद से अभी तक कितने संविधान बदले जा चुके हैं। श्रीलंका में देखिए कितने संविधान बदले जा चुके हैं। बगल का पाकिस्तान 2 टुकड़ा हो चुका है। म्यांमार की स्थिति देखिए, तानाशाही शासक वहाँ पे जो है मिलिट्री शासन चल रहा है। आंग सान सू की को हटा के वहाँ पे मिलिट्री अपना शासन चला रहा है। अफगानिस्तान में देखिए तालिबान का शासन आ चुका है। ये सब हमारे साथ ही लगभग एशिया के, दक्षिण एशिया के कई ऐसे देश हैं जो आज़ाद हुए। लेकिन हमारे देश की जो संविधान है वो जीवंत दस्तावेज इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 368 दिया गया है जो अमेंडमेंट का प्रावधान करता है, संशोधन का प्रावधान करता है। और जब भी समय के साथ उसमें बदलाव किया जाए, ज़रूरत के हिसाब से उसमें बदलाव कर दिया जाता है। लेकिन संविधान में बदलाव, संशोधन ये पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है और पार्लियामेंट में जो सदस्य बैठे हैं वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। यानी कि इनडायरेक्टली रूप से जनता अनुमति देती है कि हाँ संविधान में समय के साथ बदलाव कीजिए, न कि राजनेता अपने मन से करते हैं। ये डेमोक्रेसी की खासियत है दोस्तों। इसलिए वो कहते हैं कि भारतीय संविधान को जो हमारे देश की जनता ने आत्मा से समर्पित किया है उसको कोई भी बदल नहीं सकता है सिवाय भारतीय नागरिक के। हम 400 सीट हो या 300 सीट हो, किसी एक पार्टी को वो अपना मुद्दा लेके आती है, हम उसको हमें अच्छा लगता है उसका मुद्दा, तभी तो हम उसको वोट देते हैं, समर्थन करते हैं। और तब वो डेवलप हो, जो भी समाज के लिए होता है डेवलपमेंट करता है, चाहे वो संविधान में हो चाहे अदरवाइज सेक्टर में हो। तो आखिर अंततः किसके हाथ में चाबी है? जनता के हाथ में है। कोई भी सत्ता में कितना भी, इंदिरा गांधी इतनी बड़ी सीट लेके आई और उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ का नारा, इस चक्कर में उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। इस देश की जनता की विशेषता रही है कि कभी भी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं किया। इतिहास गवाह है, आफ्टर इंडिपेंडेंट भी पढ़ लीजिए या प्राचीन हिस्ट्री को भी उठा के देखिए। भारत में कोई भी ऐसा शासक नहीं रहा जो जनता पे जुल्म ढाहा है। मुगल शासक हो या फिर दिल्ली सल्तनत के शासक हो, जिसने भी ऐसा करने का दुस्साहस किया है उसकी सत्ता तुरंत पलट दी गई है। आप इतिहास के पन्नों में सारी चीज़ें गवाह है, आप उसको देखिए। इसलिए इन्होंने कहा कि इतिहास हमें जोड़ता है, सिखाता है, भूगोल हमें सिखाता है, जोड़ता है, नदियां हमें जोड़ती है, हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अब जो उनका छठा कोटेशन है जो मुझे काफ़ी बेहतरीन लगता है वो ये है कि देश एक रहेगा तो किसी एक पार्टी की वजह से
एक नहीं रहेगा, किसी एक व्यक्ति की वजह से एक नहीं रहेगा, किसी एक परिवार की वजह से एक नहीं रहेगा। देश एक रहेगा तो देश की जनता की देशभक्ति की वजह से रहेगा। मैंने अभी आपको कहा है कि भारत के संविधान में जो भी बदलाव होंगे वो भारतीय जनता के आदेश पे होंगे, चाहे वो इनडायरेक्टली क्यों ना हो। क्योंकि हम जैसे 370 हटाने का बाद प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लेके आया जनता के समक्ष, हमने उन पर मुहर लगाया, तब तो 303 सीट सिर्फ बीजेपी को दिया गया। तो जो बदलाव किया गया वो किसके द्वारा किया गया, किसकी अनुमति से किया गया? देश की जनता की अनुमति से किया गया। राम मंदिर के मुद्दे पर हमसे वोट मांगे, हमने उनको समर्थन दिया, यानी कि देश की जनता ने समर्थन दिया, तब तो 303 सीट लाए। किसके अनुमति से? देश की जनता की अनुमति से। किसी एक परिवार, किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि देश की जनता की वजह से। यही बात अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं। देशभक्ति का मतलब भारत में राष्ट्रवाद का, देखिए भारत में राष्ट्रवाद को लेकर बहुत बहस चलता है। भारतीय राष्ट्रवाद का मूल आधार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब है एकता। अनेकता में एकता का जो मूल है, तत्व है, वही हमारे राष्ट्रवाद का आधार है। यूरोपीय राष्ट्रवाद का विचार क्या है? यूरोपीय राष्ट्रवाद का विचार रिलीजन है, भाषा है, धर्म है। हमारे राष्ट्रवाद का विचार क्या है? संस्कृति है। संस्कृति मतलब रहन सहन, समावेशी, कंपोजिट कल्चर है, हमारे राष्ट्रवाद का आधार है। कभी कभी राष्ट्रवाद पे चर्चा होती है तो बड़े बड़े विद्वान लोग जो है यूरोप के राष्ट्रवाद से तुलना करने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि भारत की राष्ट्रवाद भारतीय संस्कृति के मूल तत्व में ही निहित है। हम ये बात भूल जाते हैं और हम तुरंत जो है यूरोप की कल्चर का, यूरोप के राष्ट्रवाद, जिस यूरोप के राष्ट्रवाद ने पहली विश्व युद्ध के बाद यूरोप के टुकड़ों में बांट दिए। यूरोप में जो आधुनिक बाउंड्री आप देख रहे हैं, छोटे छोटे देश, ये देश लीग ऑफ नेशन का परिणाम है। और लीग ऑफ नेशन का परिणाम लीग ऑफ नेशन 1919 में गठित की गई, 1919-20 में। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद है। वो जाति, भाषा और धर्म के आधार पर देश का विभाजन, विशेषकर भाषा के आधार पर हुआ था। और आज के डेट में हमारे देश में क्या है? आप देखो, असम में असमी भाषा है, नागालैंड में नागा भाषा है, मेघालय में अलग भाषा है, बंगाल में बंगाली है, बिहार में ही देख लो आप कई भाषा है, मूलतः 2 भाषा है, मैथिली और भोजपुरी। यूपी में भी वही कंडीशन है, उड़ीसा में उड़िया है, तमिलनाडु में तमिल है, उधर फिर साउथ इंडिया में देखोगे कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये सब भाषा है। गुजरात में गुजराती है, पंजाब में पंजाबी है, जम्मू कश्मीर में डोगरी है, हिमाचल का अलग है, उत्तराखंड का अलग है। सब भाषा अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम सब एक साथ हैं। यही हमारी राष्ट्रवाद है, यही समझना है। इतनी समझ जब होगी तो हम यूरोप के राष्ट्रवाद से तुलना अपना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के जो विचार थे, मुझे 6 ऐसे विचार उनके पसंद आए। मैंने इन सभी विचारों को आपके समक्ष रखा है। आशा करता हूं कि आप सबको भी ये अच्छा लगा होगा, कुछ सीख मिली। मेरा उद्देश्य ये रहा है कि मैं, हमारे जो गणमान्य रहे हैं, जो देश के लीडर रहे हैं या फिर जो प्रतिष्ठित इंटेलेक्चुअल पर्सन रहे हैं, उनके विचारों को वर्तमान के विचारों से तुलना करके क्या हमें करना चाहिए, उनका आदेश क्या था या उनका क्या हिंट था हमारे समाज को और हम कहाँ जा रहे हैं, इस बारे में चर्चा करना और इस बारे में उनको समझने का प्रयास करना। अगर हमारा डायरेक्शन गलत है तो हम सही रास्ते पे चलने का प्रयास करें। मेरा इस लेक्चर का एक यही आधार है। हम अंतिम में एक उनका कविता है, गीत नया गाता हूँ, ये कह के अपने वाणी को विराम देते हैं। और ये है कि टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कूकरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अगली जो लाइन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम युवाओं के लिए विशेषकर समझना है। हौसलों से उड़ान होती है, विचारों से नहीं।
टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ मैं, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बहुत बेहतरीन लाइन है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर हम एक बार दोहरा देते हैं, टूटे हुए सपनों को की सुने कौन सिसकी। हमेशा मन को मार के रखना या मन को तोड़ के रखना, मुरझाए हुए रखना, ऐसे लोगों का दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को धीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ मैं, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। दोस्तों, अटल जी की आज जन्म दिवस थी और सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है उनका ये जन्म दिवस, आपको पता है। बहुत ही बेहतरीन राजनेता रहे हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं वो। और उस समय में देखिए, पेशेंस हमारे पूर्वजों से सीखने की ज़रूरत है। 2 सीट मात्र बीजेपी को आई थी उस समय में। उस समय कांग्रेस वाले ये हंसते थे उनको, 2 सीट जो था उनका। इसलिए उन्होंने कहा था बीच पार्लियामेंट में, अभी भी यूट्यूब पर उनके स्पीच हैं, जाके देखिए। उन्होंने कहा था कि आज हम 2 सीट लेके आए हैं, आज हम पर हंसते हो कांग्रेस वाले, एक समय आएगा कि मेरी सरकार होगी और आप रसातल में होंगे। रसातल मतलब आपकी स्थिति दयनीय होगी। याद कीजिए, आज वही समय है कि कांग्रेस 330 मतलब बीजेपी गठबंधन 330 सीट लेके सत्ता में है और इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं जो कभी सोचा नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 370 राम मंदिर, लेकिन कांग्रेस 60 सीट में लटक गई है। 60 सीट के अंदर में उसकी अपनी मूल राहुल गांधी का सीट जो अमेठी था वो नहीं जीत पाए हैं। तो इसीलिए किसी को डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। अगर किसी को अपने से नीच देख रहे हैं तो या तो उसको दूर से देख रहे हैं या नहीं तो गुरूर से देख रहे हैं। उसे अगर सही मायने में देखना है तो उसके करीब जाइए, और या नहीं तो आप अपने आँखों के ऊपर जो घमंड रूपी चश्मा है उसको हटा के देखिए। हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल है, कोई भी कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में, बशर्ते वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। वो वक्त भी व्यक्ति खुद लाता है, किसी के कहने और किसी के लाने से नहीं आता है, अपने कर्म से लाता है, अपने मेहनत से लाता है, अपने वचन मन क्रम वचन से लाता है, अपने व्यवहार से लाता है, अपनी संस्कृति में लाता है, अपने पारिवारिक परिवेश में रह के लाता है, न कि ऊपर से बरसता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।